इस वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास के से रिलेटेड। तो पहला न्यूमेरिकल है एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 4। इस न्यूमेरिकल में हम लोग के पास क्या दिया हुआ है, दो डिस्क है हम लोग के पास। पहला डिस्क है जिसका रेडियस है मेरे पास r और दूसरा डिस्क है जिसका रेडियस है मेरे पास 2r। तो इस छोटे वाले डिस्क को इस बड़े वाले डिस्क के ऊपर रखा गया है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मेरे पास अब हम लोग को सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगर एक एक करके देखें, ये जो मेरा छोटा वाला डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। जितना भी यूनिफॉर्म मेरे पास शेप्स है सबका सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। तो इसका कहाँ होगा सेंटर, मेरे पास यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे। ऐसे ही इस बड़े वाले डिस्क का कहाँ पर होगा, इस सर्कल के सेंटर पे, ओ पे। ये ओ डैश, ये ओ या फिर ओ डबल डैश, जो भी कहें। तो इस दोनों का मेरे पास सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, इसका इस सेंटर पे आ गया और इस बड़े वाले का इसके सेंटर पे आ गया। पर जब इस छोटे वाले को इसके ऊपर रखते हैं, अब हम लोग को कंबाइन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग एक काम करते हैं कि क्योंकि इसका हम लोग को पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा, कहीं पर यहाँ पर, और इस बड़े वाले का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर होगा। क्योंकि ये इसका रेडियस r है मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक भी r, तो ये 2r हो गया। तो 2r का रेडियस कहाँ तक जाएगा मेरे पास, ये सेंटर पे जाएगा। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दोनों का पेरिफेरिस टच हो रहा है। टच कहाँ पर हो रहा है, एक ही पॉइंट पे टच होगा क्योंकि सर्कल है ऑब्वियसली। तो ये है मेरे पास सिचुएशन गिवन। अब हम लोग को निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे, और वहाँ से हम लोग सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या लगाएंगे। हम लोग का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है एक्स ओ एम इज इक्वल टू समेशन m1 x1 बाई समेशन mi, मतलब mi xi, जितना भी है सारे मास पार्टिकल्स का mi xi इंटू xi बाई समेशन mi। ये होता है मेरा सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला। बट यहाँ पर मेरे पास कितना पार्टिकल है, एक मतलब कितना ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। एक मेरे पास ये वाला डिस्क और एक बड़ा वाला डिस्क। तो यहाँ पर मेरे पास ये चीज़ दो के लिए वैलिड होगा, यानी कि यहाँ पर आ गया ये m1 x1 प्लस m2 x2 बाई, इसको अगले पेज में देख लेते हैं। ये हो गया मेरा m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। ये आ गया मेरा क्या, x सेंटर ऑफ मास। बट यहाँ पर क्या है मेरे पास, x1 और x2 क्या है मेरे पास। क्यों, अगर ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो हम लोग कह सकते थे कि इसका पोजीशन ये है मेरे पास, ये है x। बट अगर ये एक यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है तो ये x1 क्या डिनोट करता है, इसका सेंटर ऑफ मास। तो इस दो, ये x1 x2 क्या होगा, ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट्स। पर यहाँ हम लोग अभी x एक्सिस और y एक्सिस तो बनाए नहीं है, तो हम लोग को x एक्सिस और y एक्सिस बनाना पड़ेगा। अब हम लोग वाइजली चूज कर सकते हैं अपना x एक्सिस y एक्सिस। अगर हम चाहें तो जैसे ये है, अगर यहाँ पर अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी ले सकते हैं x एक्सिस y एक्सिस। अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी ले सकते हैं x एक्सिस और y एक्सिस, कहीं पे भी ले सकते हैं। पर हम लोग को ऐसा चूज करना है कि हम लोग का कैलकुलेशन कम हो। तो हम लोग को ये पता है कि x सेंटर ऑफ मास ऐसे निकलेगा और y सेंटर ऑफ मास मेरे पास कहाँ से निकलेगा, y सेंटर ऑफ मास निकलेगा m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। और अगर इस फिगर में हम लोग यहाँ पर सेंटर x एक्सिस और y एक्सिस ऐसा चुन ले, अगर हम लोग कि ये मेरा ये x एक्सिस ऐसा हुआ, अरे सॉरी, ये मेरा आ गया x एक्सिस और ये मेरा आ गया, ये वाला मेरा आ गया y एक्सिस। तो अगर हम लोग इस फिगर में ऐसा चूज कर ले y एक्सिस और x एक्सिस, तो हम लोग को फायदा क्या होगा कि ये जो मेरे पास x कोऑर्डिनेट है दोनों का x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि ये जो येलो वाला है, ये जो ग्रीन वाला है, इसका कहाँ पर होगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना है मेरे पास r। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट 0 है क्योंकि y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो 0, माइनस r, क्योंकि y कोऑर्डिनेट r नीचे है यहाँ से ओरिजिन से। ऐसे ही इस वाले का क्या होगा, ये वाला तो ओरिजिन पे ही है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0। तो ये मेरे पास एक अच्छा सिलेक्शन हुआ x एक्सिस और y एक्सिस का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तीन क्वांटिटीज, ये तीनों क्वांटिटी 0 हो गए। तो जब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यूज तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या दिख रहा है, ये वाला पार्ट हम कलर कर देते हैं दूसरे कलर से, ये येलो कलर से इसको कलर कर देते हैं, ये वाला। तो ये जो येलो से लिखा हुआ वो किसका है, इस बड़े वाले येलो सर्कल का, और ये जो ग्रीन से लिखा हुआ वो किसका है, इस छोटे सर्कल का।
तो यहाँ से हम लोग को देखने से क्या मिल रहा है, ये चीज़ क्या है मेरे पास, ये बड़ा वाला सर्कल का है। बड़ा वाला को अगर हम लोग ऑब्जेक्ट नंबर 2 से डिनोट करें, इसको ऑब्जेक्ट नंबर 1 से डिनोट करें, ऐसा ऑब्जेक्ट नंबर 2 ऑब्जेक्ट नंबर 1, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट 2 के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, यानी कि ये क्या आ गया x2। ऐसे ही ऑब्जेक्ट 2 के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये क्या हो गया मेरे पास y2। ऐसे यहाँ पर देखें अगर ये वाला क्या है मेरे पास, क्या हो जाएगा x1, क्योंकि पहले वाले ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का। ऐसे ये वाला क्या हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट, इसलिए ये हो गया मेरे पास y1। तो यहाँ से हम लोग को देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को देखने को ये मिल रहा है कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू और y2 इज इक्वल टू क्या है, x1 क्या दिख रहा है मेरे पास, x1 है मेरे पास ये पहला ऑब्जेक्ट, x1 0 है, y1 माइनस आर है, तो x1 हो गया मेरा 0 और y1 हो गया मेरे पास माइनस आर। ऐसे ही x2 और y2 दोनों ही 0 है मेरे पास, 0,0। तो जब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या होगा मेरे पास, सेंटर ऑफ मास x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। अब हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। अब यहाँ हम लोग को x1 और x2 तो पता है, पर m1 और m2 नहीं पता है। पर x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए m1 और m2 का जरूरत भी नहीं, क्योंकि जैसे ही हम लोग पुट करेंगे x कोऑर्डिनेट 0,0, तो m1 x1 भी मेरा 0 हो जाएगा क्योंकि x1 0 है, प्लस m2 x2 भी 0 हो जाएगा क्योंकि मेरा x2 0 है, बाई m1 प्लस m2। पर 0 बाई एनीथिंग ये क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है, यानी कि x सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, 0 पे ही आएगा। ठीक है, अब y सेंटर ऑफ मास निकालना है हम लोग को। y सेंटर ऑफ मास के लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, y सेंटर ऑफ मास आएगा मेरे पास m1 y1 प्लस m2 y2 बाई m1 प्लस m2। तो m1 मेरे पास y1 मेरे पास कितना है, y1 है मेरे पास माइनस आर, y2 कितना है 0 है। अगर इसको हम लोग यहाँ प्लॉट करें तो ये हो जाएगा, पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा m1 इंटू माइनस आर प्लस 0, y2 0 था, बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो ये हो गया मेरे पास माइनस आर m1 बाई m1 प्लस m2। तो ये आ गया मेरा y सेंटर ऑफ मास। बट यहाँ m1 और m2 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन नहीं है, पर यहाँ पर एक चीज गिवन क्या है मेरे पास, कि दोनों का थिकनेस सेम है और डेंसिटी सेम है। तो दोनों का मेरे पास डेंसिटी क्या है मेरे पास, सेम है अगर, तो मास क्या होगा, मास होगा मेरे पास डेंसिटी। इस डेंसिटी को अगर हम लोग रो मान लें तो रो इंटू वॉल्यूम v, क्योंकि डेंसिटी का मतलब ही क्या होता है, डेंसिटी अगर हम लोग देखें तो डेंसिटी 3D ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है मेरे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, इसका मतलब तो यही होता है। तो अगर डेंसिटी को हम लोग रो मान रहे हैं तो ये क्या हो गया, रो इज इक्वल टू m बाई वी। अब यहाँ पर मेरे पास दिया हुआ है रो 1 इज इक्वल टू रो 2, रो 1 इज इक्वल टू रो 2 दिया हुआ है मेरे पास, है ना, क्योंकि सेम डेंसिटी दे रखा है। और वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ पर देखें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू थिकनेस, और मेरे पास क्या दिया हुआ है, थिकनेस भी दोनों का सेम है, यानी कि T1 इज इक्वल टू T2। ठीक है, तो अगर हम लोग इस में प्लॉट पुट करें वैल्यूज, तो रो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 बाय v1 इज इक्वल टू m1 बाई a1 T1 पहले वाले के लिए, और दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, रो 2 इज इक्वल टू m2 बाई v2। m2 बाई v2 मतलब क्या हो गया, m2 बाई a2 T2। ठीक है, तो रो 1 ये आ गया मेरा, रो 2 ये आ गया मेरे पास। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि दोनों का रेशियो लेके देखते हैं। तो रो 1 बाई रो 2 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, m1 बाई a1 T1, और ये डिवाइड में जाएगा m2 बाई a2 T2, ये ऊपर चला जाएगा a2 T2। पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रो 1 इज इक्वल टू रो 2 और T1 इज इक्वल टू T2, तो रो 1 और रो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे T1 और T2 कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या आता है मेरे पास, अब यहाँ पर आता है यह रो 1 बाई रो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 1 इज इक्वल टू m1 बाई a1 इंटू a2 बाई m2। अगर हम लोग m1 बाई m2 को एक साइड रख ले तो मेरे पास आ जाएगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू m1 बाई m2। अब a1 बाई a2 क्या होगा, a1 है मेरे पास पहले वाले सर्कल का एरिया, यानी कि पाई आर स्क्वायर, बाई a2 क्या है मेरे पास दूसरे वाले सर्कल का एरिया, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर,
क्योंकि इसका रेडियस 2r था, इसका रेडियस r था, इज इक्वल टू m1/m2। पाई से पाई कैंसिल, इसको खोलें अगर हम लोग तो ये क्या आ जाएगा, r² का स्क्वायर 4r² इज इक्वल टू m1/m2। ये r² भी कैंसिल हो गया और मेरे पास m1/m2 इज इक्वल टू आ गया 1/4। यानी कि हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि 4m1 इज इक्वल टू m2। इस 4 को हम लोग इस साइड ले आए और इस 4 को हम लोग इस साइड ले आए और m2 को हम लोग इस साइड ले आए। ठीक है, तो 4m1 इज इक्वल टू m2 आ गया मेरे पास। अब ये जो मेरा इक्वेशन था y सेंटर ऑफ मास के लिए, ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये जो मेरा वैल्यू आया है इसको पुट कर देंगे, पुट 2 in 1, 2 को 1 में पुट करेंगे तो y सेंटर ऑफ मास क्या आया था मेरे पास, y सेंटर ऑफ मास आया था मेरे पास -r, क्या आया था मेरे पास -r m1/m1 प्लस m2। तो इसको अगर लिखे यहाँ पर तो -r m1/m1 प्लस m2, पर m2 क्या है 4m1 है, तो इसको क्या पुट करेंगे -r m1/m1 प्लस 4m1, यानी कि ये आ गया -r m1/5 m1। ये m1 और m1 कैंसिल, यानी कि y सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया मेरे पास -r/5। तो मेरा x सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आया था, x सेंटर ऑफ मास आया था मेरे पास 0 पे, और y सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आया था, y सेंटर ऑफ मास आया था मेरे पास -r/5 पे। तो x सेंटर ऑफ मास हो गया मेरे पास, y सेंटर ऑफ मास हो गया मेरे पास। अगर हम लोग इसको एक्सिस में देखें तो एक्सिस कहाँ पर था मेरे पास, ये एक्सिस ये जो बड़ा वाला सर्कल का सेंटर पे था और ये छोटा वाला सर्कल मेरा यहाँ आ रहा था। और 0, -r/5 कहाँ होगा, 0, -r/5 होगा कहीं यहाँ पर, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस r है, तो ये थोड़ा और पास में होगा। ये डिस्टेंस मेरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, तो r/5 कहीं यहाँ पर होगा, तो इसके क्लोज होगा, ओरिजिन के क्लोज होगा, इसके सेंटर के क्लोज नहीं होगा। अब अगर इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करके देखें, सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है, ये जो बड़ा वाला है ये डिस्क है मेरे पास, इसका सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास को हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, यानी कि हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं जो कि इस पोजीशन पे है, ये O' पोजीशन पे, ये भी O' पे है ना। तो अगर हम लोग इस केस में लगा के देखें, इस केस में, तो इस केस में क्या था, मेरा बड़ा वाला सर्कल का सेंटर यहाँ पर आ रहा था, तो बड़ा वाला सर्कल का मेरा मास को हम लोग यहाँ मान सकते थे m2, और छोटे वाले सर्कल का सेंटर कुछ यहाँ पर आ रहा था, तो इसको हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर m1। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था r, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक का, इसका सेंटर और इसका सेंटर के बीच में डिस्टेंस r है मेरे पास। बट ये m2 क्या है 4m1। अब सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास होता है इस दोनों ऑब्जेक्ट को के बदले हम एक ऐसा पॉइंट रख दे जहां पर यह माना जा सकता है कि इस दोनों मास के ऑब्जेक्ट के बराबर मास, दोनों के सम के बराबर मास को रिप्लेस किया जा सके। पर यहां पर इसका मास ज़्यादा है, तो जिसका मास ज़्यादा होता है सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसी की तरफ शिफ्ट होगा। अगर ये इक्वल रहता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, ये भी 1 kg का है, ये भी 1 kg का है, तो अब मेरा सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। पर अगर ये मेरा 1 kg का है और ये मेरा 2 kg का हो जाए, तो सेंटर ऑफ मास मेरे सेंटर पे नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्लेस कर रहा है ना, तो ज़्यादा मास डिस्ट्रीब्यूशन किधर है, इस साइड है, इस हाफ में, इस हाफ में कम है, तो ये थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा। ऐसे ही अगर ये सेम ये 2 kg होता और ये 1 kg होता, तो क्या होता है मेरे पास, तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास, ज़्यादा मास डेंसिटी इधर है, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। और जब इक्वल रहेगा तो एग्जैक्टली सेंटर पे। यही चीज़ यहाँ पे भी हो, मेरा ये 4 टाइम्स m1 है, तो इसलिए मेरा किसके पास आएगा, इसके पास। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है मेरे पास r/5, जबकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या है मेरे पास 4r/5। किससे ज़्यादा पास है, इस वाले से, क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो ये था मेरे पास x सेंटर ऑफ मास और y सेंटर ऑफ मास क्वेश्चन नंबर 4 का। अब बाकी के सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे।